हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। हमने जो प्राचीन इतिहास हमने स्टार्ट कर दिया था, हमने सिंधु घाटी सभ्यता, ये भी हमारा हो गया था ना। उसके बाद हमने वैदिक सभ्यता स्टार्ट की थी, है ना। वैदिक सभ्यता में भी हमारा दो पार्ट में हमने इसको डिवाइड किया था। एक ऋग्वैदिक काल, जिसका टाइम पीरियड क्या था, 1500 BC से 1000 BC, है ना। और सेकंड था उत्तर वैदिक काल, जिसका टाइम पीरियड क्या था, 1000 BC से 600 BC तक इसका टाइम पीरियड रहा। जिसमें हमने ऋग्वैदिक काल में हमने बात की थी उसके सामाजिक जीवन के बारे में, कि स्त्रियों की दशा कैसी थी, वर्ण व्यवस्था क्या था, समाज पितृसत्तात्मक था कि मातृसत्तात्मक। तो समाज था पितृसत्तात्मक। वैसे ही सिंधु सभ्यता में कैसा समाज था, मातृसत्तात्मक समाज था। और ऋग्वैदिक काल की हमने आर्थिक स्थिति देख ली, जिसमें हमने कृषि देख लिया, व्यवसाय देख लिया, व्यापार वाणिज्य कैसा था ना। जो ऋग्वैदिक काल की मुख्य व्यवसाय क्या था, पशुपालन था, है ना। मुख्य व्यवसाय क्या था, पशुपालन, ना। जैसे हमने सिंधु घाटी सभ्यता में देखा था, मुख्य व्यवसाय क्या था, कृषि था, है ना यहाँ पे। और यहाँ पे क्या है, ऋग्वैदिक काल में मुख्य व्यवसाय क्या बन गया, पशुपालन बन गया, है ना। और इसमें हमने ऋग्वैदिक काल की राजनीतिक व्यवस्था देखा था कि राजा कैसा था, न्याय व्यवस्था कैसी थी, है ना, ये सब देखा। और इसके धार्मिक जीवन के बारे में भी हमने देखा कि किन देवताओं की पूजा करते थे। पहले क्या, सिंधु घाटी सभ्यता में क्या, मूर्तियों की पूजा की जाती थी। मूर्तियों का महत्व ज़्यादा था। वे जैसे जैसे ऋग्वैदिक काल में आए तो मूर्तियों का जो महत्व है, मूर्तियों की पूजा कम होने लगी। इसमें किसकी पूजा करने लगे, अग्नि की पूजा करने लगे, है ना। और अग्नि प्रमुख देवता बन गए, है ना, अग्नि है। और इसमें हमने ऋग्वैदिक काल की भौगोलिक स्थिति देखी, जिसमें क्या, जो ऋग्वैदिक काल का जो एरिया है वो 7 नदियों के किनारे स्थित था ना। ये हमने सब चीज़ें ये देख ली है ना। लास्ट लेक्चर में हमने ये सब कुछ देख लिया है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक और भौगोलिक, है ना। और उत्तर वैदिक काल में हमने अभी पढ़ा है, उसकी जो भौगोलिक स्थिति है वो हमने देख ली है। जो उत्तर वैदिक काल है वो उत्तर भारत से मूव करके कहाँ पर आ गया था, दक्षिण भारत में आ गया था। और विशेषकर इसका कहाँ पर था ज़्यादा, सकेंद्र मध्य प्रदेश के अंतर्गत इसका ज़्यादा था। मध्य प्रदेश हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, ये यहाँ पर ज़्यादा था उत्तर वैदिक काल, है ना। इसके हमने सामाजिक व्यवस्था के बारे में भी देख लिया था कि वर्ण व्यवस्था कैसी थी, स्त्रियों की दशा क्या थी। स्त्रियों की दशा में अब क्या गिरावट आ गई थी, पहले क्या गिरावट नहीं थी, है ना। पहले ऋग्वैदिक काल में उच्च स्थान प्राप्त था स्त्रियों को। उसके बाद जैसे जैसे उत्तर वैदिक काल में आया तो स्त्रियों की दशा में क्या गिरावट आने लगी, है ना। और हमने इसका राजनीतिक जीवन भी देखा। इसके हमने राजनीतिक जीवन के बारे में देखा था कि राजा कैसा था, है ना, स्वेच्छाचारी था, है ना। और राजा का कर्तव्य था प्रजा की रक्षा करना, ये सब हमने देख लिया था। आज हम उत्तर वैदिक काल में ही क्या, उसका आर्थिक जीवन के बारे में देखेंगे। और एक जिसमें क्या, जैसे हमने ऋग्वैदिक काल में देखा था कि मुख्य व्यवसाय क्या था, पशुपालन बन गया था। उसी प्रकार उत्तर वैदिक काल में मुख्य व्यवसाय क्या हो गया था, दोबारा क्या हो गया था, कृषि हो गया था। जो क्या हमने सिंधु घाटी सभ्यता में भी देखा था कि मुख्य व्यवसाय क्या था, कृषि था, है ना। तो मुख्य व्यवसाय क्या हो गया था, कृषि हो गया था ना। जो शतपथ ब्राह्मणी, जैसे हमने देखा है कि जो ऋग्वैदिक काल है, ऋग्वैदिक काल में क्या, ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद की रचना हुई थी। किसकी, ऋग्वेद की रचना हुई थी। उसी प्रकार उत्तर वैदिक काल में किसमें हमें सामवेद की रचना है, अथर्ववेद की रचना है, यजुर्वेद, है ना। ये तीनों का ज्ञान हमको कहाँ पे मिलता है, उत्तर वैदिक काल में मिलता है। तो शतपथ ब्राह्मण में क्या, कृषि की क्रियाओं के बारे में बताया गया है। शतपथ ब्राह्मण में क्या, कृषि की क्रियाओं के बारे में बताया, जिसमें जुताई है, बुनाई है, कटाई है आदि का क्या किया गया, उल्लेख किया गया है ना। और यजुर्वेद में क्या है, यजुर्वेद में जो हमारा सामवेद है, उसके बाद यजुर्वेद है, उसमें क्या, खाद्यान्नों का वर्णन किया गया है। क्या, खाद्यान्नों का वर्णन किया है, जिसमें प्रमुख क्या था, यव को क्या बोलते थे, जौ बोलते थे। क्या बोलते थे, यव को जौ बोलते थे, है ना। ये किस में दिया गया है, यजुर्वेद में दिया। ऐसे ही शतपथ ब्राह्मण में क्या, कृषि की क्रियाओं के बारे में बताया, जिसमें जुताई है, बुनाई है, कटाई है। और ये जो अभी हाल ही में 2022 में MPPSC का एग्जाम हुआ था, 2023 में हुआ था, सॉरी, 2023 और 24 में ये जो जुताई, बुनाई है, कटाई, इसका सीक्वेंस पूछ लिया था कि सबसे पहले क्या होता है, कटाई होती है, बुनाई होती है, मतलब कृषि की व्यवस्था में क्या चीज़ें होती है ना, पहले क्या करते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आ चुका है। तो ये कहाँ से, कहीं ना कहीं उत्तर वैदिक काल से ही रिलेट करके ये लिया होगा, है ना, जो वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में इसको पूछ लिया था ना। नेक्स्ट हम देखेंगे पशुपालन।
क्या था, मुख्य व्यवसाय तो क्या था हमारा, कृषि था, पर इसका क्या पशुपालन का भी महत्व कायम। पशुपालन का, कृषि मुख्य व्यवसाय था उत्तर वैदिक काल में, पर पशुपालन का भी महत्व था, है ना, जिसमें क्या गाय और घोड़ों का उपयोग होता था। और क्या गाय क्या थी, पालतू जानवर थी, क्या थी, पालतू जानवर थी। और माल ढोने के लिए किसका उपयोग किया जाता था, बैलों का और घोड़ों का उपयोग किया जाता था, किसके लिए, माल ढोने के लिए, है ना। और आर्थिक व्यवस्था के अंतर्गत व्यापार और वाणिज्य कैसा था उत्तर वैदिक काल में, क्या थे, ये समुद्रिक व्यापार से क्या हो गए थे, परिचित हो गए थे। क्या, समुद्री व्यापार से पहले क्या जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसमें क्या विशेष क्या है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है ना, विशेष क्या, जैसे अफगानिस्तान, ईरान है, उनसे क्या व्यापार करते थे, ना। और जो उत्तर वैदिक काल में है क्या, समुद्रिक व्यापार से क्या हो गए थे, परिचित हो गए थे, जिसमें क्या नावों, जहाजों और इसका प्रयोग करने लगे थे। और जो व्यवसायियों की संगठन है उनको क्या बोलते थे, श्रेणी। तो आपसे डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि व्यवसायियों के संगठन को क्या बोलते हैं, तो श्रेणी बोलते हैं। और उनके जो प्रमुख होते हैं उन्हें श्रेष्ठीन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, श्रेष्ठीन, है ना। जो संगठन है उसे श्रेणी बोलते हैं। और शिल्पियों की कितनी श्रेणी बताइए, 18 श्रेणी बताइए, कितनी शिल्पियों की, जैसे धातु कर्म हो गया, है ना, ये सब चीजें हैं जो कितनी श्रेणी है, 18 श्रेणी, है ना। और उद्योग धंधे कैसे थे, 4 प्रकार के मृत भांडों का क्या, बर्तनों को प्रयोग किया जाता था, किसका, बर्तनों का प्रयोग किया जाता था, 4 प्रकार के, जिसमें क्या काले और लाल होते थे, है ना, काले और लाल रंग के, है ना, मिश्रित रंग के होते थे, काले रंग के होते थे। और चित्रित दूसर मृत भांड होते थे, जिसमें क्या बर्तनों पे क्या करते थे, चित्रकारी करते थे, है ना, चित्र बनाते थे, है ना। और क्या धातु शिल्प बहुत प्रसिद्ध था उत्तर वैदिक काल में। और तांबे को गलाकर क्या अन्य जो विभिन्न धातुएं वो उनको बनाया जाता था, किसको, तांबे को गलाकर विभिन्न धातुओं को बनाया जाता था। और मुद्रा व्यवस्था कैसी थी, निष्क है, सतनाम है, कृषण है, आदि मुद्रा के क्या है, प्रकार है। तो आपसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि निष्क क्या है ना, सतनाम क्या है, कृषण क्या है, ये क्या है, मुद्रा है ना। और जो सिक्के हैं, सिक्कों का प्रचलन क्या नियमित प्रचलन नहीं होता था, मतलब ये क्या होता था, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है उसमें अभी स्टार्ट हुआ था, बाकी सिक्कों का प्रचलन अभी प्रारंभ नहीं हुआ था। हो गया। नेक्स्ट हम उत्तर वैदिक काल का क्या धार्मिक जीवन देखेंगे। जो अभी हमने क्या भी देखा था, आर्थिक जीवन देखा था उत्तर वैदिक काल का, वो जैसा ही मैंने आपको जैसे पॉइंट वाइज लिखवाया था, जैसे कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, व्यापार हो गया, वाणिज्य हो गया, उद्योग धंधे हो गए, और एक मुद्रा का लिखवाया था। ये 5 पॉइंट अगर आप मेंस में जैसे पूछते हैं, यूपीएससी का हो गया, एमपीपीएससी हो गया, उत्तर पीएससी हो गया, बिहार पीएससी, और जो भी अदर स्टेट के पीएससी होते हैं उसमें आप ऐसे का ऐसा लिखेंगे, जैसे किसी में क्या 7 मार्क्स का पूछ लेते हैं, किसी में क्या 6 मार्क्स का, किसी में 7 मार्क्स का, है ना, ये पूछ लेते हैं। तो जैसा आप मतलब मैंने आपको लिखवाया वैसे ही आप लिख दोगे ना, तो आपके ये 6 मार्क्स में से आपको 5 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे, क्योंकि 1 नंबर तो वो कहीं ना कहीं आपके राइटिंग हो गए या अदर भी चीज़ें हैं उसके काट लेते हैं, है ना। तो हम अभी क्या देखेंगे, धार्मिक जीवन देखेंगे। आर्थिक हो गया हमारा, सामाजिक भी हो गया, राजनीतिक भी हो गया, अब हमारा सिर्फ धार्मिक जीवन बचा उत्तर वैदिक काल का ना। तो क्या था, देवमंडल क्या था, जैसे जो हमने ऋग्वैदिक काल में प्रमुख देवता कौन थे, अग्नि थे, है ना, अग्नि प्रमुख देवता थे। वैसे ही उत्तर वैदिक काल में प्रमुख देवता कौन बन गया, प्रजापति बन गए। कौन, प्रजापति बन गए, विष्णु बन गए, रुद्र, ये क्या प्रमुख देवता बन गए। जिसमें से जो प्रजापति है वो सर्वोच्च देवता कहे जाते हैं। जैसे ऋग्वैदिक काल में सर्वोच्च देवता कौन थे, अग्नि थे, जिसमें 250 शब्द में सूक्त लिखा हुआ है। ये किसमें वर्णन है, ऋग्वेद में, है ना, किसमें वर्णन किया गया है, ऋग्वेद में, किसके, अग्नि के बारे में। तो 250 सूक्त में क्या अग्नि का वर्णन किया है, 250 सूक्त में किसका, अग्नि का वर्णन किसमें किया है, ऋग्वेद में किया है। वैसे ही उत्तर वैदिक काल में प्रमुख देवता कौन थे, प्रजापति थे, है ना। और जो पारिचित थे वो क्या थे, मृत्यु लोक के देवता। जैसे डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर्वोच्च देवता कौन थे उत्तर वैदिक काल में, तो प्रजापति थे।
और मृत्यु लेख के देवता कौन थे, तो परिचित थे, है ना। और यज्ञ व कर्मकांडों का क्या था, महत्व बढ़ गया था। क्या बढ़ गया था, महत्व बढ़ गया था। जैसे हमने द्वापर युग और जो त्रेता युग है उसमें क्या यज्ञ और हवन देखे है ना, तो ये उस समय के बाद की ही घटना है। तो उस समय भी ये यज्ञ और ये सारी चीजें ज्यादा महत्व रखते थे, है ना। तो यज्ञ और कर्मकांडों का क्या हो गया था, महत्व बढ़ गया था, जिसमें क्या अश्वमेध यज्ञ होने लगे थे, राजसूय यज्ञ होने लगे थे, आदि जो यज्ञ थे उनका प्रचलन होने लगा था, है ना। अब क्या संस्कार देखते, उत्तर वैदिक काल में कितने संस्कारों के बारे में उल्लेख किया गया, 16 संस्कारों के बारे में उल्लेख किया। और इसका वर्णन किसमें किया गया, गृह सूत्र में। किसमें किया गया है, गृह सूत्र में इसका वर्णन किया गया है। और अगर हम प्रमुख संस्कारों के बारे में देखें तो गर्भाधान है ना, ये प्रथम संस्कार है ना। ये सबसे पहले जब जन्म होता है उसके बाद ही उसके पहले ही गर्भाधान जो संस्कार है वो होता है। उपनयन संस्कार, उपनयन संस्कार कब होता है, विवाह के अवसर पर, है ना। विवाह को क्या बोलते हैं, उपनयन संस्कार। केशांत संस्कार, ये में जो 16 संस्कार है जिसका वर्णन किसने भी किया है, गृह सूत्र में। मैं आपको ये जो 16 संस्कार है अच्छे से इन डिटेल बताऊंगी इनके बारे में। और 3 ऋणों का वर्णन किया गया है। कितने, 3 ऋणों का वर्णन किया है, जिसमें क्या है, फर्स्ट है पितृ ऋण, दूसरा है ऋषि ऋण और थर्ड है देव ऋण, है ना। ये तो 3 ऋणों का वर्णन किया, जिसमें पितृ ऋण है उसमें क्या संतान उत्पन्न करने के बाद जो पितृ ऋण है वो समाप्त हो जाता है। क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। क्या, संतान उत्पत्ति के बाद जो पितृ ऋण है वो क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। और दूसरा है ऋषि ऋण। ऋषि ऋण कब समाप्त होता है, पुत्र को शिक्षित करने के बाद। पुत्र को क्या करने के बाद, शिक्षित करने के बाद ऋषि ऋण समाप्त हो जाता है। फर्स्ट पितृ ऋण कब समाप्त होता है, संतान उत्पत्ति के बाद। और ऋषि ऋण कब समाप्त होता है, पुत्र को शिक्षित करने के बाद, है ना। और देव ऋण कब होता है, धार्मिक अनुष्ठान करने के बाद। क्या होता है, धार्मिक अनुष्ठान करने के बाद, जैसे कुछ भी घर में हो गए तो धार्मिक अनुष्ठान करने के बाद जो देव ऋण है वो समाप्त हो जाता है, मतलब जो देवों पर ऋण है वो समाप्त हो जाता है ना। और पंच महाव्रत के बारे में भी क्या उत्तर वैदिक काल में वर्णन किया, जिसमें क्या व्यक्ति को ये जो पंच महायज्ञ है वो प्रतिदिन करना चाहिए। क्या करना चाहिए, प्रतिदिन, है ना। जिसमें हो गया ब्रह्म हो गया, देव हो गया, पितृ हो गया, भूत हो गया, है ना, और अतिथि, है ना। ये 5th कौन सा हो गया, अतिथि, है ना। अतिथि का आदर सत्कार, है ना। जो ब्रह्म है वो क्या देवताओं का प्रमुख होता है ना। क्या होता है, देवताओं का प्रमुख। और जो देव होता है वेदों का अध्ययन होता है इसमें, है ना। और जो पितृ होता है उसमें पिंडदान होता है। भूत में क्या होता है, पशु बलि या भूत प्राणियों को शांत करने के लिए, है ना। और अतिथि क्या होता है, जो अतिथि सत्कार के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। और उत्तर वैदिक काल में एक चीज का और वर्णन किया है, दर्शन के बारे में। तो जैसे ही आपसे मेंस में पूछे, आपका फर्स्ट रहेगा देवमंडल, यज्ञ और कर्मकांड, सेकंड थर्ड ये संस्कार कितने थे, 4th 3 ऋण कौन से थे, 5th है पंच महायज्ञ कौन से थे, और 6th है दर्शन, है ना। आपसे डायरेक्ट ऐसे पूछ सकते 3 मार्क्स में, है ना। अभी तो क्या एमपीपीएससी में क्या 2 मार्क्स का होगा, यूपीएससी उसमें भी 2 मार्क्स का होता है। और बाकी अदर एग्जाम है स्टेट के, उसमें 3 मार्क्स का भी होता है किसी किसी में। तो डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि 16 संस्कारों के बारे में बताइए, तो आप डायरेक्ट 16 संस्कार तो नहीं लिख सकते कि, क्योंकि इतने जो वर्ड लिमिट है, आपकी वर्ड लिमिट कितनी होगी, 20 होगी, है ना। तो 20 वर्ड में तो आपके जो 16 संस्कार है वो हो भी नहीं पाएंगे, है ना। तो आप ऐसा लिख सकते हैं 16 संस्कार का उल्लेख किसमें किया गया है, गृह सूत्र में। तो उनको समझ में आ जाएगा कि आपको ये तो पता है कि जो संस्कार है उसका उल्लेख कहाँ पर किया गया है। तो आपको ये भी पता होगा कि कौन कौन से संस्कार है, क्योंकि एग्जामर आपसे यही चेक करना चाहता है कि आपको पता है या नहीं, है ना। और उसमें आप प्रमुख लिख दे देना कि गर्भाधान है ना, उपनयन है और केशांत। आप 3 भी लिख दोगे ना उदाहरण में या प्रमुख में, है ना, उदाहरण करके या जैसे करके, तो आपके जो 3 मार्क्स का 2 मार्क्स है वो आपको 2 से 2 मार्क्स मिल जाएंगे और 3 में 3 मार्क्स मिल जाएंगे ना। ऐसे ही आपसे 3 ऋण के बारे में पूछेंगे ना। 3 ऋण में सबसे पहले लिख देना आपकी
दो 3 ऋण है उसमें पितृ, ऋषि और देव, और उसका उल्लेख कर देना कि पितृ में क्या होता है, संतान उत्पत्ति के बाद, पुत्र को शिक्षित करने के बाद, और देव में धार्मिक अनुष्ठान। ऐसे ही पंच महायज्ञ उसको व्यक्ति क्या करता है, प्रतिदिन करता है, और जिसमें 5 है वो आप लिख देना, है ना। अब हम दर्शन देखते हैं। दर्शन कितने हैं, 6। इसका मैं आपको अच्छे से इन डिटेल बताऊंगी। जो वैदिक साहित्य है उसके अंतर्गत मैं आपको ये सारी चीजें, 16 संस्कार हो गए, इसका और भी जो डिटेल है उसका मैं आपको बता दूंगी, है ना। जो लेक्चर, जो आगे का लेक्चर रहेंगे उसमें बता दूंगी, है ना। दर्शन है उसमें क्या, कितने, 6 दर्शन है ना। और इसका उल्लेख किस में किया गया, वासुदेव संप्रदाय में। आपसे ये डायरेक्ट प्री में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या एमपीपीएससी हो गया, एमपीएसआई, पटवारी और जो अदर एग्जाम है, डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि जो 6 दर्शन है उसका उल्लेख किसमें किया गया, तो वासुदेव संप्रदाय में उसका उल्लेख किया गया। अभी मैं आपको बस सिर्फ इसके बारे में नॉलेज दे देती हूँ कि 6 दर्शन कौन कौन से, बाकी इन डिटेल हम बाद में पढ़ेंगे, है ना। इसको एक के शाक्य दर्शन है ना, योग है, योग का क्या है, पतंजलि है ना, और न्याय है, उसके बाद वैसे सखी है ना, मिसाशा है जिसको पूर्वी मिसाशा बोलते हैं, वेदांत है जिसको उत्तरी बोलते हैं ना। तो ये 6 दर्शन है। तो अभी हमने क्या पढ़ा, देवमंडल पढ़ा, या कर्मकांड, संस्कार, 3 ऋण और पंच महायज्ञ और दर्शन के बारे में देखा। अगर आपको मेंस में कभी लिखना है तो आप डायरेक्ट ऐसा ना लिख के, अगर आपको और भी इफेक्ट डालना है तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि धर्म का प्रमुख आधार क्या बन गया था, यज्ञ बन गया था ना। तो इससे क्या, जो एग्जामर है वो आपसे ये भी चेक कर लेगा कि हाँ, आपको जो उत्तर वैदिक काल के धार्मिक जीवन है उसके बारे में बहुत नॉलेज है, कि आपने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ा होगा, उसके धार्मिक जीवन के बारे में भी, ऋग्वैदिक काल के धार्मिक जीवन के बारे में भी पढ़ा होगा। इसलिए आप ये लाइन है वो लिख रहे हैं कि धर्म का प्रमुख आधार क्या हो गया था, यज्ञ बन गया था ना। जबकि इसके पूर्व, जैसे अभी मैंने आपको बोला कि एग्जामर को पता चलना चाहिए कि आपको ऋग्वेद के बारे में भी पता है ना। पूर्व ऋग्वैदिक काल में क्या थी, स्तुति व आराधना का क्या था, महत्व। तो आपने ये भी बता दिया कि हाँ, मुझे ऋग्वैदिक काल के बारे में भी पता है और उत्तर वैदिक काल के बारे में पता है कि धर्म का प्रमुख आधार क्या बन गया था, यज्ञ बन गया था ना। और जबकि इसके पूर्व पहले क्या था, ऋग्वैदिक काल में क्या था, स्तुति और आराधना की क्या महत्व था, और उससे पहले क्या था, मूर्तियों का महत्व था। तो ऐसा करके हमें ये तीनों चीजों के बारे में पता चल गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे सिंधु सभ्यता, जो हमने पहले पढ़ लिया है, और वैदिक सभ्यता में अंतर क्या है ना। इन दोनों में अंतर है। डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता व वैदिक सभ्यता में अंतर बताइए, है ना। तो हम सबसे पहले कैसे स्टार्टिंग करेंगे इसकी, तो ऐसे स्टार्टिंग कर सकते हैं कि अगर ये आपके 11 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ ले, या किसी एग्जाम में 12 मार्क्स का भी होता है, मुझे इतना पता नहीं है, पर जो एमपीपीएससी उसमें कितने मार्क्स का होता है, 11 मार्क्स का होता है। तो इसमें अगर पूछे तो आप ये सब इतना बड़ा यहाँ पे इंट्रो में आप लिख सकते हैं ना, परिचय में इतना, कि कुछ विद्वान सिंधु सभ्यता व वैदिक सभ्यता, आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि कुछ विद्वान सिंधु व वैदिक सभ्यता। तो अगर आप यहाँ पर भी सभ्यता लगाएंगे तो ये दोनों में ही माना जाएगा। सिंधु व वैदिक सभ्यता को एक ही मानते हैं, पर कुछ विद्वानों ने इनको अलग अलग माना है ना। तो आप ऐसे लिख देना कि कुछ विद्वानों ने इनको अलग माना है, कुछ विद्वानों ने अलग माना है ना। तो इस प्रकार हम इसका अंतर का वर्णन करते हैं। इसमें क्या देखेंगे हम, सबसे पहले निवास संबंधी युद्ध के प्रति दृष्टिकोण कैसा था, धातु का प्रयोग कैसा होता था ना, सामाजिक जीवन कैसा था ना, व्यवसाय संबंधी अंतर, राजनीतिक अंतर, है ना, ये सब देखेंगे। और भी पॉइंट है, हम इसको ऐड कर सकते हैं, जैसे धर्म से संबंधित अंतर, है ना, और भी बहुत सारी चीजें, जैसे नगर नियोजन, है ना, क्योंकि इसमें क्या, जो हमारा क्या वैदिक सभ्यता है, इसमें हम कुछ लिखने के लिए नहीं रहेगा ज्यादा, पर लिख सकते हैं एक पॉइंट ऐसा, नगर नियोजन, है ना, क्योंकि ये सब मैंने किस में लिख दिया, आपका निवास संबंधी में ही इसको लिखवा दिया है ना। तो क्या निवास संबंध में क्या था, जैसे सिंधु सभ्यता क्या थी, नगरीय थी, है ना, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं नगरीय, या तो आप ऐसे लिख सकते हैं सिंधु और यहाँ पे वैदिक लिख सकते हैं ना, ये दो हो सकते हैं आपके। तो आप यहाँ पे लिख देना नगरीय और यहाँ पे लिख देना क्या, ग्रामीण। तो वैदिक सभ्यता क्या थी, ग्रामीण थी, और सिंधु सभ्यता कौन सी थी, नगरीय। आप ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं ना। और जो सिंधु सभ्यता में क्या, पक्की ईंटों का और पक्की
ईंटों के भवन और सड़कें और नालियां बनी हुई थी। इसमें क्या आपका, जैसे मैंने आपको एक पॉइंट बताया नगर नियोजन, तो ये नगर नियोजन में भी लिख सकते हैं आप, निवास संबंधी अंतर में भी लिख सकते हैं। तो क्या पक्की ईंटों के भवन थे, सड़कें थी और नालियां थी, है ना। लेकिन क्या जो वैदिक काल में था कुटिया थी और बांस का प्रयोग किया जाता था ना। तो यहाँ पे आप ऐसा लिख सकते हैं ना। तो ये 2 पॉइंट हो गया आपके। और युद्ध के प्रति दृष्टिकोण कैसा था, तो जो सिंधु सभ्यता, यहाँ पर भी आप ऐसे लिख देना सिंधु और वैदिक, है ना। तो क्या था, शांति प्रिय था और आर्यों का क्या था, युद्ध प्रिय, है ना। और यहाँ पे एक पॉइंट और ऐसे लिख सकते हैं कि हथियार का प्रयोग सिंधु सभ्यता में क्या था, ना के बराबर होता था, ना के बराबर मिले हैं और ना के बराबर प्रयोग होता था। क्योंकि क्या हम इसका ऐसे भी ले सकते हैं रिलेट करके, ये तो हमें कुछ याद रखने की ज़रूरत भी नहीं है शायद, कि अगर हमने ये लिख दिया कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो शांति प्रिय थे, तो शांति प्रिय है तो जाहिर सी बात है कि हथियार का प्रयोग नहीं होता होगा, है ना। तो हथियार का प्रयोग नहीं, ना के बराबर था। और आर्य क्या था, युद्ध प्रिय, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं युद्ध प्रिय है तो आर्यों में क्या अधिक मात्रा में क्या हथियार मिले होंगे, है ना। और क्या थर्ड पॉइंट हम लिख सकते हैं धातुओं का प्रयोग, कि सिंधु सभ्यता में किस धातु का प्रयोग किया जाता था और वैदिक सभ्यता में किसका। तो क्या जो सिंधुवासी थे वो सोने से क्या अपरिचित थे। इसमें आप एक पॉइंट में लिख देना सिंधु और एक में वैदिक लिख देना, है ना। तो इसमें क्या सोने से अपरिचित, लेकिन चांदी और कांसे से क्या परिचित थे, क्योंकि मुख्य जो सिंधु घाटी सभ्यता में है ना कांसे का प्रयोग होता था। किसका होता था, कांसे का प्रयोग होता था। मुख्य जो वस्तु थी वहाँ पे क्या कांसे की थी, तो चांदी और कांसे का प्रयोग होता था। लेकिन जो वैदिक सभ्यता में क्या सोने चांदी और इससे क्या हो गए थे, परिचित हो गए थे। तो ये एक पॉइंट ये रहेगा आपका धातु प्रयोग में, कि सोने और सोने से अपरिचित पर चांदी व कांसे से परिचित थे, है ना। और वैदिक काल में क्या सोने चांदी आदि से परिचित थे, है ना। फोर्थ पॉइंट में क्या हो गया, सामाजिक अंतर। सामाजिक अंतर में क्या हो गया, आप यहाँ पे एक साइड लिख देना सिंधु और एक साइड लिख देना वैदिक, है ना। तो इसमें क्या जो सामाजिक जीवन में क्या था, मातृ सत्तात्मक था सिंधु में, और वैदिक में क्या था, पितृ सत्तात्मक, जिसमें ऋग्वैदिक में भी पितृ सत्तात्मक था और उत्तर वैदिक में भी था। और सिंधु सभ्यता में क्या था, मातृ सत्तात्मक था, इसलिए मातृ देवी की उपासना सबसे ज्यादा की जाती थी। और इधर आप लिख देना सिंधु में वर्ण व्यवस्था में क्या था, ब्राह्मण, क्षेत्रीय, वैश्य और शूद्र थे। पर ये क्या था, कर्म के आधार पर। जैसे आपने मान लो जैसे आपने क्षत्रिय वर्ग में जन्म लिया है ना, पर आपको युद्ध करना पसंद नहीं है ना, बिल्कुल भी आप इसमें महान नहीं है या मतलब परफेक्ट नहीं है, मान सकते हैं आप क्षत्रिय है ना। आप किस चीज में परफेक्ट है, आप व्यापार करने में परफेक्ट है ना, आपको व्यापार का मतलब इंटरेस्ट है या उसको करने में ज्यादा अच्छा लगता है, तो ये कर्म के आधार पे होगा। फिर आपको क्या व्यापार करने से कोई नहीं रोक सकता, आप क्षत्रिय हैं तो आपको व्यापार करने से कोई नहीं। ये क्या थी, सिंधु घाटी सभ्यता में कर्म के आधार पर थी, और आर्य में क्या थी, जन्म के आधार पर। इसमें मान लो अगर आप ब्राह्मण वर्ग के कुल में जन्मे हो तो आप वेदों का ज्ञान ही दोगे, अगर आप क्षत्रिय वर्ग के कुल में जन्म हुए तो आपको क्या होगा, युद्ध ही करना पड़ेगा, अगर आप वैश्य वर्ग के घर में जन्मे हो तो आपको व्यापार ही करना पड़ेगा, और अगर सूत्र में जन्मे हो तो ये तीनों की सेवा ही करनी पड़ेगी। तो ये क्या था, वैदिक काल में था। तो सामाजिक जीवन में ये दोनों अंतर है ना। और भी लिख सकते हैं कि स्त्रियों की दशा में क्या थी, उच्च स्थान था, और वैदिक काल में जैसे ही आए थे तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ऋग्वैदिक काल में उच्च थी पर उत्तर वैदिक काल में क्या हो गई थी, गिरावट आ गई। तो इसमें क्या आपका और भी इफेक्ट होगा ना, और भी आपका जो आंसर है बहुत अच्छा रहेगा अगर आप ऐसे करके लिखोगे तो। और व्यवसाय संबंधी में क्या है, मैंने आपको जो अभी बताया था कि सिंधु सभ्यता में क्या कृषि थी, पर कृषि नहीं थी मुख्य व्यवसाय क्या था, पशुपालन और व्यापार था, है ना। जो कि मुख्य रूप से अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, जिसमें क्या अफगानिस्तान, ईरान से अंतरराष्ट्रीय व्यापार किए जाते थे। और आर्य क्या थी, ऋग्वैदिक काल में तो कृषि थी और ऋग्वैदिक काल में कृषि थी, और उत्तर वैदिक काल में क्या हो गए थे, ये पशुपालन। ये ऋग्वैदिक काल में क्या हो गया था, पशुपालन थी, है ना, और उत्तर वैदिक काल में क्या थी, कृषि थी, है ना। तो आप ऐसा लिख सकते हैं ना, सिंधु एक साइड सिंधु, एक साइड वैदिक सभ्यता, है ना। तो इसमें आप अंतर लिख सकते हैं। राजनीतिक जीवन में क्या एक ही अंतर होगा, जैसे
जो सिंधु घाटी सभ्यता थी सुविकसित थी, मतलब कोई राजनीतिक संगठन नहीं था, क्योंकि शांति प्रिय जाति थी, है ना, पूरी सभ्यता शांति प्रिय थी, तो इतने राजनीतिक संगठन बनाने की कोई उनको जरूरत ही नहीं पड़ी। तो सुविकसित था, जिसमें पिक्टल ने अपनी बात अलग की बोली है, हंटन ने अपनी बात अलग बोली है कि क्या था, राजतंत्रात्मक था, है ना, ये सारी चीजें मैंने आपको पढ़ा दी, है ना। और लेकिन जो वैदिक सभ्यता वो क्या थी, विकसित थी। क्या थी, विकसित। तो आप एक साइड लिख सकते हैं सिंधु, एक साइड लिख सकते हैं वैदिक। उसमें क्या राजनीतिक जीवन में क्या था, सुविकसित थी, जिसमें हंटन ने ये बोला, पिक्टन ने ये बोला, दो का आप लिख सकते हैं विद्वान का। और वैदिक सभ्यता में क्या लिख सकते हैं, विकसित थी, है ना, जिसमें राजा का प्रमुख महत्व था, है ना, तो ऐसे लिख सकते हैं आप। और इसके बाद सबसे आपने लिख दिया, ये परिचय हो गया, ये आपकी पूरी मेन बॉडी हो गई, है ना, जिसमें आपने जो पॉइंट है वो लिख दिया, निवास संबंधी अंतर, युद्ध के प्रति दृष्टिकोण, या आप एक पॉइंट ऐसा भी ऐड कर सकते हैं, नगर नियोजन और धातु का प्रयोग, सामाजिक अंतर, व्यवसाय संबंधी अंतर और राजनीतिक अंतर। इसमें आप धार्मिक अंतर भी आप लिख सकते हैं ना, इसमें भी जो मैंने आपको सिंधु सभ्यता में पढ़ा, तो आप इसके जो भी अंतर है वो आप लिख सकते हैं ना। और मेन आ जाएगा आपका निष्कर्ष, है ना, ये इसको आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, और ये सेम टू सेम जैसा मैंने लिखवाया वैसे जैसे आप लिख सकते हैं। इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि इन दोनों सभ्यता में पर्याप्त अंतर था। क्या था, अंतर था, क्योंकि क्या, जो सिंधु सभ्यता थी वो नगरीय थी और जो वैदिक सभ्यता थी वो ग्रामीण थी, है ना, तो अंतर, और इन्हें एक दूसरे से संबंधित नहीं कहा जा सकता, मतलब एक दूसरे से संबंध नहीं बताया जा सकता, क्योंकि अगर समाज भी देखें तो समाज में सिंधु घाटी सभ्यता का मातृ सत्तात्मक था और उत्तर वैदिक काल में क्या था, पितृ सत्तात्मक। तो ये दोनों एक दूसरे से क्या, अलग थी। नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें हम जो महाजनपद काल है, महाजनपद काल वो हम स्टार्ट करेंगे। जैसे हमारा क्या था, पहले जन हो गया था, फिर जनपद, ये जन कब हुआ था, ऋग्वेदिक काल में, है ना, और जनपद कब हो गया था, उत्तर वैदिक काल में। वैसे ही महाजनपद काल हम पढ़ेंगे, है ना, क्या, महाजनपद काल, ये जो कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत में हम इसको पढ़ेंगे, जिसमें 16 जनपदों के बारे में हम देखेंगे।